हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, पिछले टर्न पर बच्चों हमने बात की थी, हम गाउस का नियम पढ़ चुके थे पूरा, है ना, और गाउस से नियम से संबंधित क्वेश्चंस भी हम कर चुके थे। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल, और इसमें थोड़ा एक डेरिवेशन भी आएगा। हेडिंग पढ़ने वाले हैं बच्चों, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, कि जो आपने गाउस का नियम पढ़ा है इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, या आप गाउस के नियम की हेल्प से कौन कौन सी आकृतियों का विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो। वो कुछ आकृतियां जो हमारे कोर्स में है वो हमें पढ़नी है। ठीक है ना। तो पुरानी आरबीएससी की बुक में तो पांच एप्लीकेशन थे इसके, अब की बार 3 एप्लीकेशन है। अपन ज़्यादा कराने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हेडिंग पढ़नी है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। और अनुप्रयोगों में जो पहली हेडिंग है, सबसे पहली हेडिंग है वो है बच्चों, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब आपको एक सीधा तार लेना है अनंत लंबाई का, उस पर आवेश डालना है और उस तार की वजह से क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। क्लियर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भैया वीडियो को लाइक कर देना, है ना। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक, मैक्सिमम बच्चों तक वीडियो पहुंच पाए। और आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बच्चों, ध्यान से देखना। क्या हेडिंग है, पढ़िए। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो सुनना ध्यान से, अपने को एक सीधा तार लेना है। पहले समझें पूरी कहानी। सीधा तार लेना है, अनंत लंबाई का है, तो ऊपर भी डैश डैश लगा के छोड़ दो, नीचे भी डैश डैश। अनंत लंबाई है, ऊपर भी अनंत लंबाई तक जाएगा, नीचे भी अनंत लंबाई तक आएगा। कोई नाम दे दो इसको, चलो एक्स वाई नाम दे दो जो आपको पसंद आए। कि माना जो एक्स वाई है ना, वो अनंत लंबाई के तार का एक छोटा हिस्सा है। भाई अनंत लंबाई तो आप कहाँ तक बनाओगे, आजीवन बनाते रहिए, पर कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेगा, है। तो एक छोटा हिस्सा बना दिया अपन ने, नाम दिया इसको एक्स वाई, कि एक्स वाई अनंत लंबाई के सीधे तार का एक छोटा हिस्सा है। इसने क्या कहा, अनंत लंबाई का ले लिया, एक समान आवेशित, इसको आवेश दीजिए बच्चों। आपने मान लो प्लस क्यू आवेश दिया, तो जब हम चालक तार पर आवेश देते हैं ना, तो आवेश लंबाई के अनुदिश बढ़ जाता है। याद करिए, सतत आवेश वितरण। क्या आवेश का वितरण मैंने आपको 3 प्रकार से बताया, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। अगर आवेश का बंटवारा एक लंबाई के अकॉर्डिंग होता है तो उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। और बात करते थे बच्चों लैम्बडा की, लैम्बडा बराबर क्यू बटे एल। अगर आवेश का वितरण क्षेत्रफल के अनुदिश हो तो सिग्मा की बात करते हैं बच्चों, और आवेश का वितरण आयतन के अनुदिश हो तो अपन रो की बात करते हैं, रो बराबर क्यू अपॉन बी। आपको याद होगा, और लैंग्वेज पूरी पढ़ना। अनंत लंबाई का आपने एक तार लिया, एक समान रूप से आपने आवेशित कर दिया तार। इस तार का कोई ना कोई मध्य बिंदु रहा होगा ओ, और यहां से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों, कुछ दूरी आर मान लीजिए आप, आर दूरी पर इस जगह पॉइंट पी ले लीजिए जहां हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। लैंग्वेज बन गई कि माना एक्स बाई, पूरी सुनना आप ध्यान से, देखो जो हम डायग्राम में बनाएंगे ना वही हमारी लैंग्वेज है। रटने जैसा कुछ नहीं है। जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, जिस तरीके से मैं डायग्राम बना रहा हूं, उसी को बच्चों में लैंग्वेज के रूप में लिखाऊंगा। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले तो आपने पहले क्या किया कि आपने एक तार माना, कि माना एक्स बाई अनंत लंबाई के तार का छोटा हिस्सा है, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। और बच्चों यही मैं बात कर लूंगा लैम्बडा की, याद रखना। तो लैम्बडा का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन एल। जरूरत पड़ने पर इस फॉर्मूले को काम में ले सकता हूं। अब मैं आगे, हमें मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु अपन ने क्या लिया है, पी। इस जगह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होगी और विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना होगा। दो ही बात तो आते हैं। तो 2 पॉइंट बनाएंगे हम, इसके 2 पॉइंट बनाएंगे भाई। फर्स्ट नंबर जो पॉइंट रहेगा उसमें तो ज्ञात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा। फर्स्ट पॉइंट में तो क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा।
और सेकंड पॉइंट में ज्ञात करेंगे बच्चों विद्युत क्षेत्र का परिमाण। आप सुनना ध्यान से, दिशा ज्ञात करने के लिए आप क्या करो, इस तार के ऊपर एक अल्पांश मान लो। कहीं भी आपने मान लीजिए यहां पर तार के ऊपर एक अल्पांश ले लिया। अब चूंकि जो अल्पांश लिया जा रहा है क्या वो लंबाई के अकॉर्डिंग है, अल्पांश लंबाई पर लिया है। अल्पांश का रिप्रेजेंटेशन डी और एल लंबाई की वजह से। अगर मैंने ये अल्पांश क्षेत्रफल पे लिया होता तो डी ए बन जाता, आयतन के अकॉर्डिंग लिया होता तो डी वी बन जाता। अब चूंकि मैं लंबाई पर ले रहा हूं तो डी एल। ये जो अल्पांश है देखो सुनो, इस अल्पांश की वजह से विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर कुछ इस दिशा में रहा होगा, क्योंकि प्लस आवेश है ना यहां तो, और प्लस आवेश पता है विद्युत क्षेत्र के लिए दिशा बनाता है, धक्का देता है। तो ये डीएल अल्पांश है, इसका विद्युत क्षेत्र कहां हो जाएगा, डीई। अब देखो इसमें कई तरीके हैं करने के, अपन चाहें तो एक अल्पांश से भी घटक तोड़कर इसका आंसर ला सकते हैं, पर जैसा कि हमारी बुक में भी किया गया है। और वैसे भी जब अल्पांश चेंज करने से, एक अल्पांश जितना ऊपर है उतना मैंने नीचे लेके देखा, अल्पांश चेंज करने से, अच्छा ये dl1 बोल दो, इसको नाम दे दो dl2। विद्युत क्षेत्र इस अल्पांश की वजह से इधर होगा, dl1 अल्पांश है तो विद्युत क्षेत्र de1 नाम दो, dl2 अल्पांश है तो विद्युत क्षेत्र को नाम दो बेटा de2। जब अल्पांश बदलने से विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाए ना, तो दो अल्पांश लेना, एक जितना ऊपर लिया है दूसरा उतना नीचे। दोबारा सुनना बहुत ध्यान से, आप मैं पूरा समझाऊंगा और दोबारा भी समझा दूंगा, एक बार आप शांति सुने, क्योंकि अगर आपको पहला अनुप्रयोग समझ में आ गया तो ये मानना दूसरा भी आ गया, एज इट इज कॉपी है। और फिर तीसरा गोला बहुत आसान है, तो जो आपको दमखम लगानी है ना पूरी, भैया इस टॉपिक में लगा देना। जितना बार समझना है ये समझना। आप तो क्या करना था बच्चों, पहले सुनो, अनंत लंबाई का एक तार लिया मैंने, एक्स वाई, उसका एक छोटा हिस्सा माना, आवेश डाल दिया, रेखीय आवेश वितरण हो गया। मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया जहां मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब आगे सुनो ध्यान से, सबसे पहले मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करूंगा, और दिशा ज्ञात करने के लिए बच्चों में मध्य बिंदु से ऊपर और नीचे, जितनी दूर ऊपर लिया है उतनी ही दूर कहां लूंगा मैं, नीचे। दो अल्पांश लूंगा, dl1 और dl2। इन अल्पांशों के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की ये दिशाएं बनेंगी, dE1 और dE2। अब सुन ध्यान से, dE1 और dE2 परिमाण में बराबर रहे होंगे, क्योंकि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, और जितना आवेश पहले अल्पांश पर है दूसरे अल्पांश पर भी उतना ही आवेश है। तो dE1 dE2 परिमाण में कैसे हैं, समान। घटकों में तोड़िए भैया, इस लाइन पर क्षैतिज घटक, इस लाइन पर ऊर्ध्वाधर घटक, यहां ऊर्ध्वाधर आ जाएंगे दो घटक, यहां क्षैतिज देखते हैं ध्यान से। इस कोण को बच्चों आप मान लें थीटा। तो समानता से अगर जैसा ऊपर का ट्रायंगल है वही नीचे का ट्रायंगल है, तो नीचे का कोण भी कितना आ जाएगा, थीटा। ऊपर का कोण अगर थीटा है तो नीचे का कोण भी कितना आएगा, थीटा। अब सुन ध्यान से बेटा, ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा आएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, देखो ये सीधा निकल गया और ये सीधा निकल गया, तो इनके बीच का कोण थीटा है, तो इनके बीच का कोण भी थीटा है। सिमिलरिटी से ये थीटा है तो इसके ऊपर वाला एंगल भी कितना है, थीटा, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से। अब जरा घटकों में तोड़े तो देखो dE1 का एक घटक तो आएगा भाई, dE1 जो है वो इन अक्षों के बीच में है, तो एक घटक इस अक्ष पर और एक घटक इस अक्ष पर। ऊपर कोण दिया गया है और जिस दिशा में कोण होता है उस दिशा में घटक होता है बच्चों cos थीटा, तो ऊपर कंपोनेंट आएगा dE1 cos थीटा और नीचे इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा dE1 sin थीटा। इसी तरह dE2 इन दो घटकों के बीच में है, नीचे कोण दिया गया है तो नीचे वाला हिस्सा dE2 cos थीटा और ये हिस्सा dE2 sin थीटा। डायग्राम समझ में आ गया होगा ना, बड़ा इजी है। ये जो कंपोनेंट है परिमाण इनके कैसे हैं, समान। dE1 cos थीटा dE2 cos थीटा परिमाण में समान है। तो जो ऊर्ध्व घटक है ना, ऊर्ध्व घटक है dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा, ये समान परिमाण के हैं, विपरीत दिशाओं में है, कैंसिल हो जाएंगे। और ये क्षैतिज घटक जैसा मैंने आपको द्विध्रुव में पढ़ाया था, कुछ ऐसी थी मान लीजिए, आपस में ऐड हो जाएंगे। पर चूंकि द्विध्रुव में तो फिक्स दो ही आवेश हुआ करते थे और दो घटकों को आप जोड़ दिया करते थे, पर बच्चों यहां तो अनंत अल्पांश हैं,
एक अल्पांश आप ऊपर लोगे तो ऐसा ही एक अल्पांश कहाँ बन जाएगा, नीचे। ऊर्ध्व घटक कटते जाएंगे और क्षैतिज घटक अनंत आने वाले हैं। तो जो परिणामी क्षेत्र है ना, परिणामी जो क्षेत्र है ना बच्चों, ओपी दिशा में आने वाला है। कहाँ आने वाला है, ओपी दिशा में। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 समझ में आ जाएगा ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो काफी बातें सरल रहेंगी। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं भाई इसे, मुझे पता है आपको एक बार और देखने की जरूरत है, ध्यान से देखना, फिर इसके लैंग्वेज पर विचार करेंगे। एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं, पहले दिशा उसके बाद परिमाण। देखिएगा, देखो सुनना ध्यान से, है ना, थोड़ा दिमाग को है ना, मैं लगाना चाहूं उस दिशा में लगाना भाई। जैसी आकृति कही है ना, पहले उस आकृति पर विचार करें। क्या बोला इसने, अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार। अनंत लंबाई का एक तार लीजिए, कैसे कैसे बनाओगे देखना, देख, सीधा तार बनाया, लंबाई कितनी है बच्चों इसकी, अनंत। अब अनंत का तो कोई अंत ही नहीं है, तो आप है ना इसको इस तरीके से डैश लगाकर ऊपर छोड़ दीजिए और डैश लगाकर नीचे। ये दर्शा रहा है कि ऊपर भी अनंत लंबाई तक, नीचे भी अनंत लंबाई तक। तार का नाम हमने दिया साहब एक्स वाई। क्या बोलूंगा कि माना एक्स वाई अनंत लंबाई के तार का एक छोटा हिस्सा, अनंत लंबाई का तार मान लीजिए और उसका छोटा हिस्सा बोल दीजिए। अब आप इसको आवेश दोगे तो याद करो, तार पर आवेश का जो वितरण है क्या वो लंबाई के अनुदिश होगा, और जब आवेश का वितरण लंबाई के अनुदिश होता है तो इस कहानी को कहा जाता है रेखीय आवेश वितरण। और जब आप रेखीय आवेश वितरण की बात कर रहे हो तो जरूरत पड़ने पर आप लैम्बडा बराबर Q/L का उपयोग कर सकते हो। पृष्ठीय होता तो सिग्मा बराबर Q/A की बात करता, वॉल्यूम होता तो रो बराबर Q/B की बात करता। तो दो लाइन बन गई कि माना एक्स वाई अनंत लंबाई के तार का एक छोटा हिस्सा है जिस पर प्लस Q आवेश लंबाई के अनुदिश फैला हुआ है। हमें क्या करना है, मध्य बिंदु O से, कहां से, मध्य बिंदु O से कुछ दूरी पर, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। मैं लैंग्वेज लिखता हूं, आप सुनना भाई ध्यान से। क्या क्या बोला मैंने कि माना एक्स वाई, आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो ना। अब जब मैं थ्योरी लिखूं तो आप मेरे साथ लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप हेडिंग वेडिंग डाल लेना, ये हेडिंग डाल लेना, और मैं बोल रहा हूं वो बात लिखते भी जाइए आप साथ साथ कि माना एक्स वाई अनंत लंबाई के सीधे तार का एक छोटा हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है जिस पर प्लस Q आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। माना एक्स वाई अनंत लंबाई के सीधे तार का एक छोटा हिस्सा है भाई जिस पर प्लस Q आवेश समान रूप से फैला हुआ है। हमें क्या करना है भाई, हमें तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इसमें दो पॉइंट बनाएंगे अपन। पॉइंट नंबर 1 रहेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। दो पॉइंट है ना, पहले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे और दूसरी बारी में बच्चों विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करेंगे। अब शून्य दिशा ज्ञात करने के लिए क्या क्या किया,
अब डायग्राम बनेगा इसके बाद में। इतना सब लिखने के बाद में बहुत सरल लैंग्वेज है भैया ना, ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक्स वाई आपने तार मान लिया, आपने इसके ऊपर क्या डाल दिया, आवेश डाल दिया, मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु मान लिया, क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। पहले तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, दिशा ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश तो हमने ऊपर लिया, ये रहा dl1। भाई अल्पांश का रिप्रेजेंटेशन अपन d से करते हैं और लंबाई के अकॉर्डिंग है तो l, और मैंने बताया कि एक ऊपर लेना पड़ेगा और एक नीचे लेना पड़ेगा अपने को, है ना। तो dl1 तो पहला हो गया, और जितना ऊपर लिया है उतना ही हमने दूसरा अल्पांश कहाँ लिया है, इसके नीचे, dl2। एक अल्पांश मानकर भी कर सकते हैं, पर जैसा हमारी बुक में हो रहा है 2 अल्पांश मानकर हम इस सवाल को करने का प्रयास करेंगे। तो पहले अल्पांश के कारण क्षेत्र देखना है तो उसको मिला दो, धक्का दे दो। मैंने बताया ना भाई प्लस आवेश है, धक्का देगा। dl1 है तो ये विद्युत क्षेत्र तो बन जाएगा de1, और ये विद्युत क्षेत्र क्या बन जाएगा, de2। अरे यहां तक कहानी समझ में आई क्या नहीं आई, है ना। तो लिखिए इस बात को, आपने क्या किया कि विद्युत चित्र साथ में बनता रहेगा, क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम मध्य बिंदु O से ऊपर तथा नीचे समान दूरियों पर 2 अल्पांश dl1 तथा dl2 की कल्पना करते हैं। क्या क्या आपने भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु से ऊपर और नीचे समान दूरियों पर ध्यान रखना 2 अल्पांश dl1 और dl2 की कल्पना करते हैं। अब भैया जैसा ट्रायंगल ऊपर का है वही ट्रायंगल बिल्कुल नीचे का है, तो जितनी डिस्टेंस, देखो जितना आवेश यहाँ है उतना ही आवेश यहाँ है, जितनी दूरी यहाँ से है P की उतनी ही दूरी यहाँ से है P की, तो क्षेत्र तो बराबर होने ही है ना भाई, कल्पना करते हैं। अतः इन अल्पांशों के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र समान परिमाण से मेरा मतलब है जितनी वैल्यू de1 की है उतनी ही वैल्यू de2 की है, समान परिमाण तथा दिशाओं में चित्रानुसार हैं। यहां तक एक बार आप जल्दी से नोट करें। ये जो आपने 2 अल्पांश माने हैं dl1 और dl2, इन अल्पांशों के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं ना de1 और de2, वो परिमाण में कैसे हैं, समान। याद रखना de1 की वैल्यू किसके बराबर है, de2 के बराबर है, और दिशाओं में बच्चों कैसे हैं, चित्रानुसार। अब कुछ द्विध्रुव वाली कहानी आपको याद आई होगी, एक दिशा में होते तो जोड़ देते, विपरीत दिशा में होते तो आप माइनस कर देते अधिक परिमाण में से कम परिमाण को, पर कोण कुछ और हो तो बेटा इनके घटक तोड़ने पड़ेंगे, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। इन पर आएंगे ऊर्ध्वाधर और इस पर 2 छिड़ जाने वाले हैं, इसलिए 2 एरो लगा रहा हूं भाई ना। ये कोण थीटा मान लिया, समानता से नीचे का कोण कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं। ये अगर कोण थीटा है तो ये वाला कोण थीटा है, और अगर नीचे वाला कोण थीटा है तो ऊपर वाला कोण भी कितना है, थीटा, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से। अब d1 का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसके लंबवत नीचे आएगा, चूंकि ऊपर कोण दिया हुआ है तो ऊपर de1 cos थीटा आएगा और नीचे de1 sin थीटा आएगा। सेम
DE2 cos थीटा आएगा और ऊपर DE2 sin थीटा आएगा। मतलब मैंने क्या किया कि जब आपने इन तीव्रताओं को घटकों में तोड़ा, DE1 और DE2 को आपने घटकों में तोड़ा, तो ऊर्ध्व घटक ध्यान से देख, ऊपर DE2 sin थीटा है, नीचे DE1 sin थीटा है, और DE1 और DE2 कैसे हैं, बराबर। तो ऊर्ध्व घटक तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, समान परिमाण और विपरीत दिशा, और क्षैतिज घटक जुड़ जाएंगे। इस बात को लिखता हूं मैं, सुनना, कि जब इन तीव्रताओं को, मतलब DE1 और DE2 को, जब इन तीव्रताओं को घटकों में वियोजित किया जाता है तो ऊर्ध्व घटक, जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं, समान परिमाण व विपरीत दिशा में होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। यहां तक बात समझ में आई? आपने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों में तोड़ा, ठीक है, जो क्षैतिज घटक हैं वो जुड़ गए और जो ऊर्ध्व घटक हैं वो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब चूंकि द्विध्रुव में तो सिर्फ दो ही आवेश थे, फिक्स -q और +q, तो दो घटक आए, सामान्य जोड़ से अपन आगे बढ़ गए। पर बच्चों यहां तो तार पर अनंत अल्पांश हो सकते हैं ना, अनंत लंबाई का तार है, बहुत से अल्पांश होंगे, और जब अल्पांश बहुत सारे होंगे तो अनंत घटक आएंगे इधर। लिखो इस बात को। इसी प्रकार संपूर्ण तार को अल्पांशों में बांट दिया जाए तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये तो कैंसिल हो रहे हैं ना, इस दिशा में O से P की ओर, OP दिशा में होगा, OP दिशा में होगा। दो पॉइंट बनाए थे मैंने। पहला पॉइंट था विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, तो इस तरीके से तो हम क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा। बहुत सरल है, कल के लेक्चर में बिल्कुल इसकी कॉपी करने वाला हूं, ये मानना आप। तो यहां तार काटकर प्लेट जमा देंगे, 1% भी परिवर्तन नहीं है, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट। इसलिए कह रहा हूं बहुत बारीकी से देखना, चाहे पूरा लेक्चर लग जाए एक टॉपिक के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों समझ में आ जाना चाहिए भाई, ठीक है। एक्स वाई, एक बार देखना डायग्राम को। एक्स वाई अनंत लंबाई के तार का छोटा हिस्सा था, आपने +q आवेश बांट दिया, रेखीय आवेश बट गया। मध्य बिंदु से r दूरी पर आपने एक बिंदु P लिया जहां विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था। दो पॉइंट बनाए, दिशा ज्ञात करना, और सेकंड पॉइंट अभी पढ़ाऊंगा, परिमाण ज्ञात करना। तो दिशा ज्ञात करने के लिए आपने दो अल्पांश लिए, DL1 DL2, एक ऊपर और एक नीचे। इन अल्पांशों के कारण यहां जो विद्युत क्षेत्र हैं वो परिमाण में कैसे हैं, समान। DE1 और DE2 परिमाण में कैसे हैं, समान, दिशाओं में चित्रानुसार होंगे। फिर आपने घटकों में तोड़ा तो ऊर्ध्व घटक कैंसिल हो गए, क्षैतिज घटक परस्पर जुड़ गए। संपूर्ण तार को अल्पांशों में बांट दें तो परिणामी क्षेत्र प्राप्त होता है बच्चों O से P की ओर, मतलब OP दिशा में। एक बार ढंग से नोट कर लें, आपने मेरे साथ साथ नोट कर लिया होगा, खैर फिर भी कुछ कमी भी से रह गई हो, कोई आगे पीछे रह गया हो भाई ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, हाँ? फिर आराम से लिखना।
आगे बढ़ता हूं भाई ना। ये कहानी किसकी थी? ये कहानी थी दिशा की। अब सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे भैया इसका, है ना, परिमाण कैसे ज्ञात किया जाए। देखना भाई ध्यान से, सेकंड पॉइंट देखना आप इसका, परिमाण कैसे ज्ञात किया जाए। देखिए, अगर आपको विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है तो बच्चों गाउसीय पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गाउसीय पृष्ठ के बिना अपन विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात नहीं कर सकते। और गाउसीय पृष्ठ की कहानी आपको याद हो, मैंने एक दिन बताई थी। गाउसीय पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रहती है, ई कांस्टेंट रहता है। देखना ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, और इसी में पॉइंट नंबर 2 डाल रहा हूं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। पहला पॉइंट क्या था? विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। और दूसरा पॉइंट क्या था? विद्युत क्षेत्र का परिमाण। अब ध्यान से सुन, तार बनाए वापस से अपन एक, देखिए ये अनंत लंबाई का तार है भाई अपना, है ना। क्या नाम दे रखा है इस तार को अपन ने? एक्स वाई। और जो आवेश है वो लंबाई के अनुदिश फैल गया, मतलब रेखीय आवेश वितरण उसके अंदर हो गया। बच्चों सुनो ध्यान से, गाउसीय पृष्ठ थोड़ा आपके दिमाग में बैठाने का प्रयास करता हूं मैं, आप विचार करना। गाउसीय पृष्ठ एक ऐसी सतह होती है जिसके हर बिंदु पर क्षेत्र की वैल्यू क्या हो? समान। एक बिंदु आवेश पर जरा विचार करना, बिंदु आवेश पर आवेश मान लो यहां Q है, तो यहां से R दूरी पर यहां पर क्षेत्र का मान देखा मैंने, R दूरी पर, यहां पर R का मान देखा, यहां पर R का मान देखा, यहां पर R का मान देखा, हर दिशा में। हालांकि गोलाकार बनेगा इसके लिए, पर मैं इस बोर्ड के तल की बात करूं तो इस बोर्ड के तल में एक वृत्ताकार गाउसीय पृष्ठ बन सकता है। वृत्त की बात कर और केंद्र पे आवेश रख दे Q, तो क्या परिधि का हर एक बिंदु केंद्र से बराबर दूरी पर होगा? सबके लिए आवेश तो Q है ही, दूरी आपने बराबर मान ली, तो हर बिंदु पर क्षेत्र का मान बराबर है। संभव पृष्ठ पढ़ाऊंगा आगे, तब विचार करेंगे खैर इस बिंदु पर। आप समझना, गाउसीय पृष्ठ हो सकता है बिंदु आवेश के लिए एक्चुअल में गोलाकार होता है, मैं कह रहा हूं भैया, है ना, पर बोर्ड के तल में बात करूं तो वृत्ताकार हो सकता है। रेखीय आवेश, एक बिंदु के ऊपर एक बिंदु जमाते जाएं जमाते जाएं जमाते जाएं तो एक रेखीय आवेश मिल सकता है। इसी तरह एक व्रत के ऊपर व्रत, औरत जो हाथ में चूड़ियां पहनती है वो व्रत है, उसके ऊपर एक व्रत जमाए तो एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनता है। याद रखना भैया, कैसा बनता है? बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ बनता है। दिमाग लगाना ध्यान से। इसके लिए जब आप गाउसीय पृष्ठ बनाओगे ना, अच्छा गाउसीय पृष्ठ आप प्रयास करें डैश डैश आकृति से बनाओ, डैश डैश आकृति से बनाओ। देखो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से आप गाउसीय पृष्ठ बनाएं। देखो एक बेलन लूं अगर मैं, बेलन, और उसके अक्ष पर अगर मैं एक तार रख दूं तो बेलन की सतह का हर एक बिंदु तार से बराबर दूरी पर होगा। और बेलन बच्चों उस अवस्था में काम करता है गाउसीय पृष्ठ का। आपको दिमाग रखना पड़ेगा, समय के हिसाब से याद भी हो जाएगा कि जब हम तार लेके चल रहे हैं और तार के लिए जब हम गाउसीय पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो तार के लिए जो गाउसीय पृष्ठ होता है वो होता है बेलनाकार। कैसा होता है? बेलनाकार। और इस गाउसीय पृष्ठ के 3 हिस्से हैं, आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया था फ्लक्स में, कौन कौन से हिस्से हैं साहब? देखो सर जी, एक तो ये मैं जो डार्क कर रहा हूं, ऊपर का वृत्ताकार भाग नजर आ रहा है क्या? सरफेस नंबर 1 S1, ऊपर का वृत्ताकार भाग।
बच्चों अगर ये प्लस आवेश है, दिशा तो आपको पता है कि तार से दूर होगी, ये तो हो गई इस पर ई वेक्टर की दिशा, और डीएस वेक्टर पता हो तो सतह के लंबवत होती है, ऊपर से डीएस वृत्त नजर आएगा और डीएस वेक्टर ऊपर की ओर यानी कि इस दिशा में नजर आएगा, ये डीएस वेक्टर है। मीन्स ई वेक्टर है और डीएस वेक्टर आपस में कैसे हैं, लंबवत, ऊपर वृत्ताकार भाग पर। एक हिस्सा नीचे का वृत्ताकार भाग होता है भाई, नीचे का वृत्ताकार भाग होता है, S2 नाम दे दें, ई वेक्टर तो फिक्स है, ओपी दिशा बताई थी आपको मैंने, और डीएस वेक्टर इसका नीचे की ओर हो जाएगा सतह के लंबवत। और तीसरा जो हिस्सा इसमें बचता है वो है बेलनाकार S3। ई वेक्टर तो फिक्स है, इसी दिशा में है तीनों पॉइंटों के लिए, और डीएस वेक्टर सतह के लंबवत, एक बेलन मानिए उसकी सतह के लंबवत, मीन्स डीएस वेक्टर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये डीएस वेक्टर आपके समझ में आ जाने चाहिए भैया। तीन हिस्से हो गए, S1, S2 और S3। और अगर फ्लक्स ज्ञात करना है आपको, याद करो, तो संपूर्ण सतह की बात करूं तो क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर कह सकता हूं क्या, संपूर्ण सतह की बात करता हूं तो। फिर इसके अलग अलग हिस्से करके देखूं तो S1 के लिए अलग खोल दो EDS cos थीटा, S2 के लिए अलग EDS cos थीटा, और S3 के लिए अलग EDS cos थीटा। S1 सरफेस नंबर 1 पर थीटा 90 है। थीटा बच्चों ई वेक्टर और डीएस वेक्टर के बीच का कोण होता है, और इसमें अगर मैं थीटा का मान 90 जमा दूं, इस कंडीशन में थीटा का मान कितना है 90, थीटा का मान 90 जमा दें तो क्या पहला पोर्शन 0 हो जाएगा। सरफेस नंबर 2 में भी थीटा का मान कितना है 90, यहां थीटा का मान 90 जमा दें तो ये भी कितना आ जाएगा 0। और तीसरी स्थिति में थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, यहां 0 जमा दें तो cos 0 का मान कितना आता है 1। इंटीग्रेशन देखो, ई तो कांस्टेंट है ना, गाउसिय पृष्ठ याद करो, गाउसिय पृष्ठ पर ई कांस्टेंट होता है, तो ई को कहां निकाल लीजिए इसमें से बाहर, केवल ds बचेगा S3 के लिए, और cos 0 का मान कितना आ जाएगा 1। जरा आगे बढ़ाएं इसको तो सुनना ध्यान से। अच्छा इसके बराबर में अपन है, चलो एक बार यहां से कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। ई तो बाहर आ गया, और S3 वक्राकार सतह है ना, वक्राकार, और वक्राकार के लिए जो बेलनाकार सतह है उसका क्षेत्रफल होता है बच्चों 2πRL फाई। गॉसेस थ्योरम यूज करें तो फाई की जगह पर हम सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू इस बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश, पूरा क्यू आ रहा है और नीचे एप्सिलॉन नॉट है। इस सूत्र की सहायता से अपन क्या निकाल लेंगे ई। इस तरह क्या ज्ञात कर सकते हैं अपन, परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। देखो आराम से, सबसे पहले मैंने एक डायग्राम से दिशा समझाई, फिर एक डायग्राम से परिमाण समझने का प्रयास कर रहे हैं। बात डायग्राम की है, समझे, आराम से दोबारा समझाता हूं दूसरे तरीके से। देखो डायग्राम समझ में आने लग गए ना, तो फिर कुछ खास नहीं है। ऐसा बेलन का एक क्वेश्चन मैं आपको फ्लस्क में इसीलिए करवाया था ताकि आपको अब यहां ज्यादा समस्या ना आए भाई ना। दोबारा देखिएगा भाई, सुनो, सेकंड हेडिंग पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना। और परिमाण ज्ञात करने का तरीका क्या बताया आपको मैंने, आप मानिए कि गाउसिय पृष्ठ, क्या नाम दें XY, और इस पर Q आवेश लंबाई के अनुदिश फैला हुआ है, ठीक है। और बेलनाकार, सॉरी, इसके लिए जो गाउसिय पृष्ठ होगा तार के लिए बच्चों वो हो जाएगा बेलनाकार। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक भाई कि गाउसिय पृष्ठ बेलनाकार आकृति का होता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। बात करें सतहों की तो इस बेलनाकार में आपको 3 हिस्से नजर आ रहे हैं।
सरफेस नंबर 1 ऊपर का वृत्ताकार भाग, सरफेस नंबर 2 नीचे का वृत्ताकार भाग, और सरफेस नंबर 3 बेलनाकार भाग। ई वेक्टर तीनों पर फिक्स है, पता है आपको, ओपी दिशा में होता है, पहले पॉइंट में ज्ञात करवा चुका हूं। और रही बात डीएस वेक्टर की, तो इसका डीएस वेक्टर ऊपर, मतलब एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसका डीएस वेक्टर नीचे मीन्स एंगल 90 डिग्री, और इसका डीएस वेक्टर इधर मीन्स एंगल 0 डिग्री। इस पूरी कहानी को लिखें क्या कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस गाउसीय पृष्ठ के निम्न 3 भाग हैं। पहला, ऊपरी वृत्ताकार भाग ब्रैकेट में S1। आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो कि इस भाग पर S1 पर देखना E वेक्टर तथा DS वेक्टर परस्पर कैसे हैं, लंबवत। मीन्स इसके लिए थीटा में कितना काम लेने वाला हूं, 90। सेकंड ABC करके लिख दो। दूसरा, निचला वृत्ताकार भाग जिसको हम बोलते हैं S2, और सेम लैंग्वेज इस पर भी E वेक्टर DS वेक्टर लंबवत हैं, सेम लिखना है। और C पार्ट बेलनाकार भाग S3, और इस पर E वेक्टर और DS वेक्टर एक ही दिशा में है। मीन्स थीटा कितना है, 0। S1 पे थीटा 90, S2 पे थीटा 90, और S3 पर थीटा कितना है, 0। अब गाउस का नियम लगा दीजिए। गाउस के नियम से, है ना, तो एक तो गाउस का नियम आपको मैंने सिंपल बताया था, फाई बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। पर आपको पता है कि बंद पृष्ठ के लिए फाई को मैं क्लोज इंटीग्रेशन लिख सकता हूं। तो मैं पता है गाउस का नियम कौन सा काम लेने वाला हूं, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर ये वाला काम में लिया करेंगे भैया, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब भी मैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग लगाया करूंगा तो मैं गाउस का नियम हमेशा कौन सा काम में लूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन। गाउस के नियम के लास्ट में मैंने आपको ये बात लिखाई थी भैया, है ना, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या करें, इसका अलग अलग हिस्से कर दें। इसके 3 हिस्से हैं ना, S1 S2 S3। तो क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन में चेंज करो। S1 के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, S2 के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, S3 के लिए ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू, इस बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश, पूरा क्यू आवेश बाउंडेड है इससे, मीन्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब एंगल की बात करें अगर, तो S1 पर और S2 पर, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, इन पर तो एंगल बन रहा है 90 डिग्री।
और S3 पर एंगल बन रहा है 0 डिग्री। मतलब अब आप चाहो तो इसको डॉट को खोलकर कॉस की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या वैल्यू पुट करने वाले हो भैया? इंटीग्रेशन S1 EDS cos 90 S1 के लिए, इंटीग्रेशन S2 EDS cos 90, इंटीग्रेशन S3 कितना EDS cos 0 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे ये कहानी समझ में आ रही है ना? दो कोण तो हो गए 90 के, एक कोण हो गया 0 का। अब आप जानते हो बच्चों cos 90 की वैल्यू कितनी आती है? 0। वापस से cos 90 की वैल्यू कितनी आती है? 0। और अब ध्यान लगाना cos 0 की वैल्यू कितनी आती है? 1। E कांस्टेंट है, कहां आ जाएगा? बाहर। E आ गया बाहर। इंटीग्रेशन S3 में क्या बचा? DS बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर बेलन की बात करें बच्चों, बेलन के केस में E तो अपना है ही है, दिमाग लगाना। इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं, इस वैल्यू की बात कर रहा हूं। S3 बेलनाकार सतह है, S3 कौन सी है? बेलनाकार भाग है। और इंटीग्रेशन DS मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RL, अगर L बेलन की लंबाई है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई RL बराबर। और Q के लिए अगर आपको कुछ याद आ गया हो, याद करो, वितरण रेखीय है तो मैं लैम्बडा की बात कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले, जब हेडिंग स्टार्ट की थी क्या वितरण रेखीय है, तो आप लैम्बडा की बात करोगे, लैम्बडा बराबर Q बटे L। तो यहां से Q की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है लैम्बडा L, नीचे एप्सिलॉन नॉट। L से L कैंसिल हो गया, अपने को तो E निकालना है, तो 2 पाई R को नीचे लेके जा। देख E बराबर तुझे दिखेगा ऊपर लैम्बडा, 2 पाई R नीचे ले गया ना, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के पास लेकर R को यहां लिख दे। बात तो वही है ना, 2 पाई R निकल के आया। इतना छोड़ दो, इतना ना छोड़ना चाहो तो बच्चों 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख गया। ऊपर नीचे 2 से गुणा कर ले। पता है 2 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि ये 1/2 × 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के जमा सकते हो। सुनना देख आंसर क्या आएगा। E बराबर ये वाला 2 मतलब 2 और एक ऊपर दिखा 2 × 2 4 दिखा पाई एप्सिलॉन नॉट को के 2 के, ऊपर दिखा अपने को लैम्बडा और नीचे बचा केवल R। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2k लैम्बडा अपॉन R। अच्छे से याद कर लेना भैया, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। 2k लैम्बडा बटे R। एक बार नोट करें आप जल्दी से, फिर संबंधित क्वेश्चनों की बात करते हैं। 2k लैम्बडा बटे R। नो ग्राफ भी बना सकते हो आप इसका। चर्चा अगर ग्राफ पर भी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। देखो तार की वजह से E का सूत्र निकल के आया 2k लैम्बडा बटे R। तो आपको ग्राफ बनाना है R में और विद्युत क्षेत्र में। बच्चों E और R व्युत्क्रमानुपाती हैं, और व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ को पता है भैया, R का मान 0 होता तो विद्युत क्षेत्र कितना आता? अनंत। अनंत है, याद रखना, टच मत कर देना इसको। और जब R का मान अनंत हो जाएगा तो क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0। अनंत में टच करेगा इस प्रकार। ना x अक्ष टच करवाना और ना y अक्ष टच करवाना। y अक्ष टच होगा अनंत पर और x अक्ष भी कहां टच होगा? अनंत पर। E और R के बीच में ग्राफ, E का और 1/r का ग्राफ चाहिए आपको। E यहां 1/r, तो E और 1/r तो समानुपाती हो जाएंगे, सीधी रेखा बन जाएगा।
ई का लैम्बडा से ग्राफ पूछ ले, समानुपाती हैं, सीधी रेखा आ जाएगा। इस तरह आप ग्राफ भी बना लो इसका, जल्दी से बनाओ जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़े, ग्राफ वगैरह बना लिए, सूत्र भी समझ में आ गया। और एक सूत्र हमारी लिस्ट में आज ऐड और हो गया है ना, कि रेखीय आवेश जो होता है, तार जो होता है, उसका विद्युत क्षेत्र आता है 2k लैम्बडा बटे r। 2 कांस्टेंट है, आप जानते हो, k की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 होगी निर्वात के अंदर। लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व और r उस तार से दूरी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें इसके ऊपर। रेखीय आवेश के ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक में क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 1.23, बुक का ये क्वेश्चन है 1.23। पढ़ना, कोई अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर, रेखीय आवेश से दूरी को r मानता हूं 2 सेंटीमीटर, तो मैं चाहूं तो 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर लिख सकता हूं इसको। अनंत रेखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतने का विद्युत क्षेत्र बनाता है। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू दे रखी है भैया, ई की वैल्यू 9 गुणा 10⁻4 न्यूटन बटे कूलाम। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात करो, बहुत सरल क्वेश्चन है, इससे आसान क्या पूछेगा, जल्दी से कर दो इसको, फटाफट कर दीजिए। रेखीय आवेश से दूरी दे रखी है, रेखीय आवेश विद्युत क्षेत्र दे रखा है, और लैम्बडा की आपसे बात करवा रहा है, जल्दी कर दीजिए फटाफट। सूत्र होगा E बराबर 2k लैम्बडा बटे r। तो E का मान 9 गुणा 10⁻4 2, K का मान 9 गुणा 10⁻9, लैम्बडा निकालना है, और R का मान है 2 गुणा 10⁻⁻2। 2 ने 2 को मारा, 9 ने 9 को मारा, बटे में 1 मानकर अगर बचगुना करता हूं तो 10⁻9 लैम्बडा, और यहां करता हूं 10⁻4 और 10⁻−2, 10⁻2 रह जाएगा। लैम्बडा बराबर 10⁻9 नीचे जाकर ऊपर आएंगे, 2 पहले से ही तो माइनस के 9 हो जाएंगे, तो लैम्बडा जो आ गया 10⁻⁻7। मात्रक की बात करें तो कूलाम बटा मीटर, और थोड़ा ढंग से लिखें, -6 को माइक्रो में ले जाऊं ना तो 0.1 माइक्रो कूलाम पर मीटर। नोट कर जल्दी से, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है भैया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन क्या देगा आपको। रेखीय आवेश का एक ही क्वेश्चन है अपनी बुक में ना, दस माइक्रो कूलाम बनाइए, सही है, 0.1 माइक्रो कूलाम ही आएगा, है ना, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक बढ़िया सा, रेखीय आवेश का ही है ना। देखिए, रेखीय आवेश का ही एक क्वेश्चन और लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक अपरिमित विस्तार के सीधे तार पर रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा दे रखा है बच्चों 2 माइक्रो कूलाम पर मीटर। इसे अच्छा, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखूं तो क्या 2 गुणा 10⁻⁻6 हो जाएगा ये कूलाम बटे मीटर में। इस रेखीय आवेश से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर, आर डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मतलब 20 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, मीन्स ई ज्ञात करना है। तो ई का सूत्र है 2 लैम्बडा के बटा आर, जाहिर सी बात है
तो ई बराबर 2, लैम्बडा की जगह 2 गुणा 10 की घात -6, के का मान 9 गुणा 10 की घात 9, और इस दूरी को मैं चाहूँ तो 2 गुणा 10 की घात -1 लिख सकता हूँ। ई बराबर 9 दूनी 18 गुणा 10 की घात -1 ऊपर जाकर प्लस का 1 बनाएगा, 9 पहले से है, 9 और 1 10, -6 कितना बनेगा 4। और अगर वैज्ञानिक विधि के अनुसार आंसर लिखा जाए 1.8 10⁵ न्यूटन कूलाम इनवर्स। नोट करते जाओ जल्दी जल्दी, बड़े सरल क्वेश्चन है भैया, है ना, बहुत सरल है, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन करा पाऊं। दूसरा क्वेश्चन सुनना, इससे अच्छा क्वेश्चन बताऊं आपको एक। क्वेश्चन सुनिएगा। एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व है 10⁻⁻⁶, यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻⁶ कूलाम मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स मत समझ जाना, कूलाम मीटर इनवर्स है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। है तो इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो, ये क्वेश्चन। सुनना, विचार करना, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, पढ़ लो पहले ढंग से, आराम से। मतलब एक तार है, रेखीय आवेश का मतलब, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सीन कुछ ऐसा है, थोड़ा दिमाग लगाएं तो, ये तार और इलेक्ट्रॉन भाई साहब राउंड राउंड एक सर्किल में घूम रहे हैं। और बच्चों, जब भी वृत्तीय गति हो, कहाँ गया वृत्ताकार पथ, जब भी वृत्तीय गति हो आपको अभिकेंद्रीय बल की जरूरत पड़ती है, याद करो। और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r, mv²/r। अब जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है तो इस पर आवेश है, आवेश की वजह से बल लग रहा होगा QE। Q का मतलब तो हो जाएगा E, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और विद्युत क्षेत्र तार उत्पन्न कर रहा होगा 2k⁻⁻r। ये कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? दिमाग लगाना ध्यान से एक बार। एक रेखीय आवेश है, चौक को मान लिया, इलेक्ट्रॉन चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है तो अभिकेंद्रीय बल लग रहा होगा, और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र है mv²/r। और अब चूंकि तार अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना के बैठा होगा, उस विद्युत क्षेत्र में आवेश पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर F बराबर QE बल लगता है। कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में QE बल महसूस करता है, आवेश की वैल्यू E, और तार का विद्युत क्षेत्र 2k⁻⁻r। R ने R को मार दिया, इलेक्ट्रॉन का वेग चाहिए भैया, तो b² का सूत्र क्या बन जाएगा, E 2k⁻⁻m, और स्क्वायर को खा जाऊं ना तो √, ये सूत्र बन गया इलेक्ट्रॉन के वेग का। सारे आंकड़े जमा दीजिए भैया इसके अंदर। आवेश 1.6 गुणा 10 की घात -19, 2k 9 गुणा 10 की घात 9, लैम्बडा 10 की घात -6, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 10⁻⁻31। करें एडजस्ट? सुनो ध्यान से, पहले घात की कहानी सुन भैया। -19 और प्लस के 9, माइनस के 10, -10 और -6, -16,
ऊपर ही ऊपर बात कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो कभी कभार। -19 और 9, -19 और 9, माइनस के 10 और -6, माइनस के 16 हो गए ऊपर। नीचे से -31 गए तो प्लस के 31 हो गए होंगे। प्लस के तो 31 हो गए और माइनस के 16 हैं और प्लस के कितने हैं 31, तो प्लस के 15 बचे होंगे। प्लस के 15 बचे होंगे। एक पॉइंट यहां से ले लूं -1 और ऊपर कितने बच रहे हैं, प्लस के 15 है तो माइनस के 14। मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखना अंडर रूट के अंदर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन। 1.6 को मैंने 16 लिखा, 2 को 2 रहने दिया, इसको 9, 9.1 को लगभग 9, ऑलमोस्ट नहीं है, मुझे पता है गुणा भाग करने के लिए 9 मान सकता हूं। 10 की घात कितनी बची भैया, -1 यहाँ से आई, -19 ये रहे, कितने हो गए, माइनस के 20 और ये -26 और प्लस के 9 और 31 और गए होंगे प्लस के होकर, तो 40 और 26, 14 बचे होंगे आपके प्लस में। कैलकुलेट करना कितना आता है, 16 का कितना बार आया 4, 9 से 9 कट गया, √2 1.414 गुणा 10 की घात 7, 16 के 6 हासिल 1, 4 और 1 5, 16 के 6 हासिल 1, 4 और 1 5 गुणा 10 की घात 7, लगभग मान लीजिए मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका एग्जैक्ट आंसर बता दूं मैं आपको, एग्जैक्ट आंसर है 5.65, यही दे दिया, लगभग 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन RBSC 2019 के पेपर में आया था भाई, 2 नंबर का। जो अपने राजस्थान बोर्ड का एग्जाम होता है, इसमें 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट जो सवाल में था वो था कि जब वृत्तीय गति हो रही है ना, तो अभिकेंद्रीय बल विद्युत बल प्रदान कर रहा होगा, mv²/r QE के बराबर करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आज आपने गाउस का पहला अनुप्रयोग पढ़ लिया है, काफी सरल है, पढ़ लेना आज का लेक्चर ढंग से, कल का पढ़ने से पहले। अगला लेक्चर तब देखना है जब ये कंफर्म पूरा टकाटक हो जाए एकदम, चाहे 2 बार देखना पड़ जाए वीडियो भैया, है ना। बाकी फिर कल मिलेंगे इसी वक्त। धन्यवाद बच्चों आप सभी के लिए। नोट कर लें आराम से सबको, है ना।